जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। और दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट के साथ हम आप सबके साथ हाजिर हुए हैं। इंडियन ओशन के आसपास जो टर्किश एयरफोर्स का एक C-130 एयरक्राफ्ट है, वो मालदीव से उड़ता है और सीधा ट्रेजेक्टरी पर जाकर टुवर्ड्स डियागो गार्सिया। हम ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी समय से देख रहे हैं और हम सब जानते हैं कि जो डियागो गार्सिया में यूएस का एक हाईली स्ट्रेटेजिक बेस भी है। तो पिछले कुछ महीनों से जो टर्की मिलिट्री के एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव से गुजर रहे हैं और रिपीटेडली डियागो गार्सिया की तरफ रिफ्यूलिंग के लिए जा रहे हैं। सवाल ये है कि टर्की अपने दोस्त पाकिस्तान के लिए विंटर स्टॉकिंग कर रहा है, हाई जो ऑल्टीट्यूड है रेडीनेस बिल्ड कर रहा है। क्या भारत के लिए जो बड़ी एक गंभीर यहाँ पे समस्या खड़ी होती है, क्योंकि इससे ये समझ में आता है साउथ वेस्ट और ईस्ट से क्या हर तरफ से भारत को घेरने की साजिश अमेरिका कर रहा है। और क्या 1971 जैसी सिचुएशन एक बार फिर इंडिया के लिए खड़ी हो रही है? ये सारे सवाल हैं और बड़े सारे सिग्नल इंडिया के निकल कर आते हैं। हम भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर क्या कुछ सवाल खड़े होते हैं इस पूरी सिचुएशन से, उसको आज की चर्चा में शामिल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, टर्की की बात करते हैं। सबसे पहले जो टर्की के एयरक्राफ्ट हैं वो लगातार उनकी एक्टिविटीज हम इंडियन ओशन में देख रहे हैं और वो लगातार पाकिस्तान, श्रीलंका और इस पूरी मालदीव से उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और डियागो गार्सिया की तरफ जा रहे हैं। इसको आप कैसे डिकोड कर पा रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान के लिए कोई विंटर ऑपरेशन स्टॉकिंग कर रहा है पीओजेके में, या फिर कुछ और बड़ा आप इसको देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि टर्की जो आपने बताया है वो अपना जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर है C-130, वो रिपीटेडली इट इज फ्लाइंग बिटवीन डियागो गार्सिया, कोलंबो, मालदीव्स में माले और पाकिस्तान। तो ये रिपीटेड फ्लाइट इसके लिए की जा रही है प्रोबेबली कि टर्की जो है इट इज एक्टिंग एज अ कैरियर फॉर सप्लाइंग द गुड्स, हम्म। मिलिट्री इक्विपमेंट्स टू पाकिस्तान फ्रॉम अमेरिका। ये मुझे नजर नजर आ रहा है। और ये नई बात नहीं है। इनफैक्ट आपको मालूम है नूर खान एयरबेस के बाद भी अगर अगर आपने देखा है, उस समय हम्म। जब भारत ने उनके जो एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय किया था, हम्म। रिमेनिंग इक्विपमेंट्स लेने के लिए भी टर्की आया था। टर्की हम्म। एक नेटो मेंबर है और अभी मुल्ला मुनीर गए हुए हैं, 2 बार जाके आ चुके हैं अमेरिका। और रिपोर्टेडली उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बोला भी है कि हमें अमेरिकन आर्म चाहिए, क्योंकि चाइनीज आर्म जो पाकिस्तान मिलिट्री के 81% जो उनके मिलिट्री इक्विपमेंट है वो टोटली फेल हो चुके हैं। इसी के दौरान ये इंक्रीज मिलिट्री सप्लाई हो रही है डिएगो गार्सिया से पाकिस्तान की तरफ, जिसको हम्म। फैसिलिटेट कर रहा है टर्की। टर्की भारत के अंदर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है हमारे बॉर्डर एरियाज में, जिसमें डेमोग्राफिक चेंजेस की बात हो रही है। इनफैक्ट नेपाल के अंदर अभी रिपोर्ट्स आई है कि नेपाल के अंदर बहुत सारे एरियाज जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं। इन सब की फंडिंग रिपोर्टेडली टर्की से हो रही है। एर्दोगान है वो भारत को डिस्ट्रॉय करने के मूड में आ चुके हैं। उसके बाद आपको ये भी मालूम होगा कि एर्दोगान जो टर्की ने क्या किया है, बलात्कार ड्रोन जो अपने हैं वो उन्होंने बांग्लादेश को दे दिया है। बांग्लादेश उसको यूज कर रहा है सर्वेलेंस इक्विपमेंट के लिए। टर्की अपनी जो डिफेंस फैक्ट्रीज है उसका प्रोडक्शन वो बांग्लादेश में करना चाहता है। अभी जो एक बात आई है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक दार वो अभी बांग्लादेश गए हैं और वहां पे वो जमात इस्लामी से मिले हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो 1971 वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जिसमें अमेरिका पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहा है, जैसे 1965-71 में बताते हैं उन्होंने अपने टैंक्स दिए थे, और जैसे वैसे सारे जो इक्विपमेंट है वो देने की तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट टर्की पाकिस्तान को भी ड्रोन देता है, टर्की बांग्लादेश को भी ड्रोन देता है। टर्की एक नेटो मेंबर भी है। ये एक चीज आपको समझने की बात है। ये त्रिकोण में टर्की कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है वो देखने हम्म। वाली बात है। अब मुझे क्या लग रहा है कि कुछ दिन पहले
मुल्ला मुनीर ने बोला था कि भारत को हम नेगोशिएशन टेबल पे लाएँगे। इंडस वाटर ट्रीटी पे भारत हमसे करार करेगा वापस, जब हम ईस्ट में एक तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। अगर हमारा ईस्ट अगर आप देखा जाए तो वो वहाँ पे बांग्लादेश है। बांग्लादेश की जो सरकार है मोहम्मद यूनुस की, यूनुस सरकार हमेशा भारत के अगेंस्ट ही रही है। उन्होंने अपने आप को बोला है कि वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ 7 सीज़। बहुत बार उन्होंने वहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप्स है जैसे जमात-ए-इस्लामी, उसको अनबैन कर दिया था। बताया जाता है कि 28 अगस्त को वहाँ पे अंसरुल बंगला जो उनका जो अल-कायदा का तालिबान, टेररिस्ट विंग टेररिस्ट है। आउटफिट है, जस्मुद्दीन रहमानी को भी रिलीज़ कर दिया है। बहुत सारे ड्रेडेड क्रिमिनल्स को रिलीज़ कर दिया है। और ये जमात वो जमात है जो बांग्लादेश जब बना था 1971 में, इसके जो फाउंडर है वो पाकिस्तान चले गए थे। 2013 में भी शेख हसीना ने इनको वापस बैन किया था। तो ये सब कड़ी नज़र आ रही है कि मुझे जो लग रहा है, ये मेरा मानना है कि अमेरिका एक तरह से भारत के अगेंस्ट साउथ, वेस्ट और ईस्ट जो त्रिकोण बना के भारत के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वो लास्ट टाइम जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था, सिर्फ वेस्ट पे हुआ। इस बार एक त्रिकोणी हमला हो सकता है। वेस्ट में पाकिस्तान के थ्रू हो सकता है, ईस्ट में बांग्लादेश के थ्रू हो सकता है और साउथ में फर्स्ट स्टॉप वो चाहेगा कि श्रीलंका हो। श्रीलंका मुझे नहीं लगता होने वाला है। शायद अगर अगर मालदीव भी नहीं माना, तो शायद डिएगो गार्सिया से भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है और ये लेकिन जो आप रमेश जी, मैं एक जी, पहले आप बोलिए। जी, जी, कंप्लीट कीजिए, फिर मैं जिस सवाल हिसाब से करूँगी। आप ये बता रहे हैं ये मैप, उसके अंदर क्लियर कट है कि मिलिट्री सप्लाईज रिप्लेनिश हो रही है, पाकिस्तान को आर्म किया जा रहा है, रिपीटेडली अब अमेरिका भारत से उन्हीं से अब मैं यहाँ से एक सवाल यही करना चाह रही थी आपसे कि जो मालदीव का इस्तेमाल किया जा रहा है टर्की पाकिस्तान के लिए लॉजिस्टिक चेन में जो जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, उसके तौर पर क्यों ऐसा हो रहा है? और साथ ही बात ये है कि क्या इंडिया के पड़ोस में एक नया सिक्योरिटी रिस्क भारत के लिए क्रिएट किया जा रहा है? देखिए भारत की जो पॉलिसी है, भारत ने सडनली एक्टिव हो चुके हैं इंडियन ओशन रीजन में। वहाँ हुँ, पे भारत ने अपना जो प्रोग्राम है वो चला रहे हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि भारत इंडियन ओशन रीजन में एडिशनल फ्लीट्स भेज रहा है। अपने जो नेवल जो अपने नेवल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रहा है। हमारी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो बढ़ती जा रही है, सबमरीन्स अब बढ़ा रहे हैं, डेस्ट्रॉयर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिगेट्स बढ़ा रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये अनचेक था, इसके अंदर पाकिस्तान का वर्चुअल डोमिनेंस था। सडनली आप देख रहे हैं कि भारत सरकार ने वहाँ पे इंक्रीज़्ड एक्टिविटी कर दी है। इनफैक्ट लक्षद्वीप के अंदर भी हम एक फॉरवर्ड बेस बनाते जा रहे हैं, जिसके कारण एक तरह से इंडियन ओशन एक तरह से कंटेस्टेड एरिया बन चुका है। अब एक्चुअली देखा जाए तो इंडियन स्फीयर में आता है, पर इतने दिन इसको चला रहा था पाकिस्तान और ये श्रीलंका, मालदीव्स के अंदर रहने वाले जो टेररिस्ट है या जो विद्रोही है, वो चला रहे थे। अब हुँ, भारत का जो इंक्रीज़्ड एक्टिविटी हो रहा है, तो वहाँ पे स्मगलिंग नहीं होती जा रही है। ट्रेड जो इल्लीगल स्मगलिंग होती थी नारकोटिक्स की और वेपन सप्लाइज़ की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो सब नहीं हो रहा है। इससे कहीं न कहीं जो इनके जो पैसे उगाने के साधन हैं, उसको कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हुआ है। अब ऐसी बात है कि मालदीव्स क्या भारत के अगेंस्ट एक्सप्लिसिटली जाएगा? मुझे नहीं लगता, बट वो एक तरह से लॉजिस्टिकल सपोर्ट इनडायरेक्ट दे रहा है। इनफैक्ट जब मुर्सु फर्स्ट राष्ट्रपति बने थे, उनकी फर्स्ट कंट्री ऑफ विजिट हमेशा जो मालदीव के अंदर होता है, वो इंडिया होता है। वो टर्की गए थे और टर्की ने उनको वहाँ पे भी उनको मिलिट्री इक्विपमेंट्स दिए हैं फॉर सर्वेलेंस एंड अदर थिंग्स। तो हुँ। आप ये देखिए कि टर्की एक तरह से ताना-बाना बुन रहा है, जी बिटवीन पाकिस्तान और मालदीव्स, श्रीलंका और बांग्लादेश और इसको जो सब फैसिलिटेट कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। और जिस हिसाब से मुल्ला मुनीर व्हाइट हाउस जाके आ रहे हैं और ट्रम्प की कंपनी का पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन चल रहे हैं और पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान के जो रिसर्व्स है रेयर अर्थ मिनरल्स है जो $6 ट्रिलियन के हैं, वो पाकिस्तान को भेंट कर दिए। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि भारत को कमज़ोर करना चाहता है इंडियन ओशन रीजन में।
मैं यही आपसे जानना चाह रही थी उमेश जी कि डियागो गार्सिया की हम बात करते हैं तो यूएस का स्ट्रॉन्ग होल्ड वहाँ पर है क्योंकि उनका स्ट्रेटेजिक बेस है इंडियन ओशन रीजन पे। क्या ये जो टर्की की हम फ्लाइट्स उड़ते हुए इधर-उधर देख रहे हैं लगातार रिफ्यूलिंग के लिए, क्या ये अमेरिका की नॉलेज में हो रहा है या फिर डिस्क्रीटली ये सब बाईपास करके किया जा रहा है? देखिए, ये तो नॉलेज में होता जा रहा है। लोगों ने जो फ्लाइट डेटा देखते हैं, उन्होंने कंटिन्यूअसली ये सब जो इमेजेस है, सबके सामने एक तरह से फ्लैश भी करके रखे हैं। तो कहीं न कहीं ये भले ही वो डिस्क्रीट प्रोग्राम चल रहा है, पर लोगों की नज़र में आ जाता है। और इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये बिल्डअप हो रहा है और अगर आर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, तो कहीं न कहीं बताया जाता है कि अगले महीने या 2-3 महीने में वापस एक युद्ध की स्थिति जैसी खड़ी हो सकती है। बट देखने वाली बात है कि भारत के जो समीकरण हैं, वो चेंज हो गए। कैसे चेंज हो गए हैं? हुँ। भारत ने एक तरह से आरआईसी का जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसको एक्टिवेट कर दिया है। जिस चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था लॉजिस्टिक्स के लिए, फिर बाद में हमारे हम उसके नेविगेशन सिस्टम यूज़ करके हमारी आर्मी के लोकेशन बताएँ। अब ये काम अमेरिका करेगा। पर एक चीज़ है, इस बार अगर वॉर होता है, जिसमें अमेरिका कोवर्ट सपोर्ट देता है पाकिस्तान को, हमें रशिया का सपोर्ट मिलेगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था, चाइना के इन्वॉल्वमेंट के कारण रशिया को न्यूट्रल रहना लेकिन पड़ा। अगर चाइना की पोज़ीशन की बात करें तो चाइना का क्या पोज़ीशन रहेगी जो ये डेवलपिंग सिचुएशन पे हम बात कर रहे हैं, जो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें पूरे इंडियन ओशन रीजन में नज़र आ रही हैं। सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में तो चाइना का हमने स्टैंड देखा था, कुछ काफ़ी डिप्लोमैटिक स्टैंड और बहुत लंबे वक़्त के बाद नज़र आया था। अब जबकि भारत और चाइना के बीच में रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और सामने यूएस भी है जो चाइना को बड़ा चैलेंज लगता है, तो ऐसे में क्या चाइना का स्टैंड अब की बार आपको नज़र आ सकता है? देखिए, चाइना अभी न्यूट्रल रहेगा। कल ही डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट आया था, अगर चाइना ने हमको मैग्नेट्स नहीं दिए, तो हम 200% टैरिफ लगाएँगे। उन्होंने चाइना रशिया को बोला था कि आप अपने न्यूक्लियर आर्म्स को दे दीजिए, आप डीन्यूक्लियराइज़ कर दीजिए। मतलब हम तो न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे, आप डीन्यूक्लियराइज़ करिए। तो भारत के बाद उनको मालूम है कि भारत अगर वीक पड़ता है, तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, वो चाइना ही रहेगा। तो चाइना अभी एक तरह से न्यूट्रल रहेगा, वो एक तरह से पाकिस्तान का भी सपोर्ट नहीं करेगा, वो इंडिया का भी सपोर्ट नहीं करेगा। बट उसको मालूम है कि अगर भारत के बाद अगला नंबर उसका ही लगने वाला है। जी, लेकिन अगर उमेश जी हम बात करें टर्की और पाकिस्तान की जो ये मिलिट्री लॉजिस्टिक चेन बनती जा रही है, अगर ये ऑपरेशनलाइज़ हो जाती है, तो भारत के लिए एलओसी और लद्दाख पर क्या कुछ हम डेवलप होते हुए देख सकते हैं? क्या कुछ बड़ी चैलेंजेज़ हो सकते हैं? देखिए, एक और एक चीज़ है जो पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है, वहाँ पे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। साथ में जो बांग्लादेश के साथ हमारा 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ पे डेफ़िनेटली प्रॉब्लम आएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हमको बहुत तरह से सिक्योर करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि जो हमारे बॉर्डर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के 20 किलोमीटर दूर, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का एक जो लॉन्च पैड है, उस एयरबेस को भी टर्की उसको बना रहा है वापस बांग्लादेश में। एक और एक चीज़ देखिए, यूएस जानता है कि भारत रशिया से सिर्फ $52 बिलियन का तेल खरीदता है। चाइना $62 बिलियन का खरीदता है। टर्की $28 बिलियन का खरीदता है, थर्ड लार्जेस्ट। पर उसने हमेशा टारगेट सिर्फ भारत को किया। उसने टर्की को नहीं किया, उसने चाइना को नहीं किया। तो आप ये समझ जाइए इस पूरा तानाबाना बुना जा रहा है जिसके अंदर भारत को जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ईस्ट से भी करेंगे, वेस्ट से भी करेंगे, साउथ से भी करेंगे। और इस सब में जितना भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, जितना भी मतलब वो बोलते हैं ना कि रनिंग जो करना है, फील्डिंग जो करना है, वो पूरा टर्की कर रहा है। टर्की सबको सामान भेज रहा है। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा टर्की, पर टर्की हमको एक तरह से घेरने की कोशिश करेगा। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस जाके आए थे। साइप्रस में जाके उन्होंने जो नॉर्दर्न साइप्रस जिसको इल्लीगली ऑक्यूपाई कर लिया टर्की, उधर जाके उन्होंने सपोर्ट किया है साइप्रस को। साइप्रस को बोला है कि हम आपको डिफेंस इक्विपमेंट देने को तैयार है। भारत ग्रीस को भी सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट टर्की। तो जी, ये टर्की एक तरह से भारत के खिलाफ बदला लेता जा रहा है। अब भारत को ठीक है। समझना पड़ेगा कि आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है,
वो पाकिस्तान और अमेरिका तो है, पर ये सब चीज़ को मतलब आग में घी डाल कौन डाल रहा है? वो टर्की है। और इसका देखिए रिएक्शन भी कैसे हुआ, जो टर्की जाने वाले टूरिस्ट है, उसके अंदर 46% एक गिरावट आई थी। अज़रबैजान जो एक नेशन है जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, उधर 66% हमारे टूरिस्ट जाना बंद कर दिए। तो कहीं न कहीं आप ये देखें कि इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हमारे और उनके बीच में कम होता जा रहा है। टर्किश फर्म जो भारत के अंदर ऑपरेट कर रही थी, उन हुँ, सबको हमने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर दिया। एयरपोर्ट के जो मेंटेनेंस था, जहाँ भी हमको लग रहा है कि हमारी सिक्योरिटी को प्रॉब्लम हो सकता है, हम टर्किश कंपनी को घुसने नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ देख के टर्किश एक तरह से हमको मज़ा चखाना चाहता है, इसके लिए। और टर्की का आपको मालूम है एर्दोगान, वो खलीफा बनना चाहता है। उसने क्या किया है, टर्की के अंदर एक पुराना जो एक चर्च था, हागिया सोफिया चर्च था, उसको मॉस्क में तब्दील कर दिया था 2021 में। और वो एब्सोल्युटली। वो अपने आप को खलीफा घोषित करना चाहता है। इसके लिए वो इस्लामिक देशों के बीच में अपने आप को पोज़ीशन कर रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। इनविजिबली वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, इनविजिबली वो मालदीव्स को भी करेगा, इनविजिबली वो बांग्लादेश को भी करेगा, भारत को उमेश मज़ाक जी, चखाने के लिए। अब इस सवाल ये उठता है कि इंडियन ओशन रीजन में क्या इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए भारत को एक काउंटर स्ट्रेटजी अर्जेंटली कुछ लाने की ज़रूरत है? भारत ने तो चालू कर ही दिया है, महासागर इनिशिएटिव चालू कर ही दिया है, जहाँ पे हमारा जो भी रीजन्स है, हम उसको सिक्योर करते जा रहे हैं। हमारी कोस्ट लाइन को हम सिक्योर करते जा रहे हैं। हमने वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। हम वहाँ पे अपने जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसको भी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा भी है कि अंडमान बेसिन में पेट्रोलियम रिजर्व्स मिले हैं $20 ट्रिलियन के। तो ये सब चीज़ से कहीं न कहीं जो है टर्की उससे भारत से जल चुका है। और इसी हुँ, हिसाब से पाकिस्तान और बांग्लादेश को यूज़ करके टर्की नहीं चाहता कि भारत एक तरह से डेवलप हो। और भारत ने टर्की को ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी एक तरह से चैलेंज कर दिया है। कल हमने देखा कि कैसे काल भैरव को हमने एक तरह से सबके सामने अपना उजागर किया, जिसमें हमने 100 करोड़ रुपए में वो एक जेट बना लिया, जो अमेरिका हमको 1000 करोड़ में बेचने को तैयार है। एमक्यू रीपर ड्रोन जो हुँ, अमेरिका का है, वो 1000 करोड़ का है। भारत ने वही ड्रोन काल भैरव इंडिया में बना लिया है 100 करोड़ में। और उसकी जो एरिया ऑफ डिस्टेंस वो कवर करता है, 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। और वो एयरबोर्न हो सकता है कंटिन्यूअसली फॉर 30 आवर्स। और हुँ। 20,000 फीट ऊपर वो ट्रैवल कर सकता है। तो कहीं न कहीं भारत भी टर्की के जो डिफेंस मार्केट है, उधर घुसता जा रहा है। हम टर्की को कॉम्पिटिशन दे रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में। हम जैसे हमारा एमका बना रहे हैं, टर्की कान भी बना रहा है। टर्की हुँ, जो है अपनी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन, वो पाकिस्तान में डेवलप कर रहा है। तो आप ये देख लीजिए कि बहुत जगह हम टर्की को उनकी स्ट्रैटेजिक वाइज़ हम टर्की को कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, सब जगह। हम उनको जी। तेल में भी दे रहे हैं, हम उनको ड्रोन्स में भी दे रहे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट में भी दे रहे हैं। टर्की ने जो मेडिटेरियन में साइप्रस और ग्रीस को ट्रबल कर रहा है, हम साइप्रस और ग्रीस को भी मदद कर रहे हैं। इस सब देख के टर्की डर चुका है और वो भारत को हमारे इंडियन ओशन रीजन में घेरने की कोशिश कर रहा है। उमेश जी, अब ये जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी जो बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है उसकी ओर इशारा भी करता है। जहाँ पे हम ये टर्की की बात करें, पाकिस्तान और चाइना भी ऑफ कोर्स इसका हिस्सा ज़रूर है, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान और ये सब काफ़ी नज़दीक है। ये जो एक बड़ा ये तैयार हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जो एक नया एक डोमिनेंस इंडियन ओशन रीजन में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं भारत के डोमिनेंस को चैलेंज करके? देखिए जो नेक्स्ट अगर युद्ध होगा, वो सिर्फ़ वेस्टर्न फ्रंट में नहीं होगा, वो आपके होगा ईस्टर्न फ्रंट में। और नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे इंडिया की नेवी भी इन्वॉल्व होगी और उसको सपोर्ट करने आएगी, पाकिस्तान की नेवी भी एक्टिव रहेगी और उसको टर्किश नेवी भी सपोर्ट करने आएगी। कहीं न कहीं उनकी डॉकिंग होगी डिएगो गार्सिया में, नहीं तो माले में। ये हुँ, पॉसिबिलिटी नया नज़र आ रहा है। तो भारत को एक तरह से 3 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ सकता है एक साथ। वेस्टर्न हुँ, फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट और साधन में नेवी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। क्योंकि भारत ने लास्ट टाइम आपको ध्यान है पाकिस्तान के जो कराची पोर्ट है उसको अपने टारगेट में रखा है।
अब भारत की जो नेवल पावर है उसको काउंटर कैसे करेगा? उसमें वो टर्की को यूज़ करेगा। आप ये देख लीजिए। और इन सबको पूरा सपोर्ट देगा अमेरिका, जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाला है, नेविगेशन सपोर्ट देने वाला है, इनको पूरे लोकेशन उनको बताएगा, अमेरिकन इंटेलिजेंस इनके साथ रहेगा। और मेरे ख्याल से इस बार अगर कोई वॉर होता है तो इज़राइल का सपोर्ट शायद हमें ना मिले। लास्ट टाइम जैसे हमें मिला है, एक्सप्लिसिट सपोर्ट ना मिलेगा, पर रशियन सपोर्ट हमको मिल जाएगा, तो वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो ये आप लेकिन उमेश देखेंगे जी, अब कि सवाल ये है जी, जी। अब इस पूरे चैलेंज का जवाब भारत क्या सिर्फ डिप्लोमेसी से देगा या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग पावर प्रोजेक्शन के थ्रू भी भारत इसका जवाब देगा या देना चाहिए? देखिए, भारत ने ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं, रशिया से उनको सपोर्ट मिलने ही वाला है और मोस्टली फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रॉन, वो भी भारत के लिए बैटिंग करेंगे। वो अमेरिकन हीजेमनी को चैलेंज करेंगे। वो भी नहीं चाहते कि अमेरिका अपनी हीजेमनी इंडो पैसिफिक में बना के रखे और वो भारत को सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली नहीं आ रहा है। वो टर्की को और पाकिस्तान को यूज़ करेगा। तो फ्रांस भी आएगा भारत को लॉजिस्टिकल जो भी सपोर्ट देना है, आर्म्स के लिए या कुछ भी इंटेलिजेंस सपोर्ट देना है, फ्रांस हमको देगा, रशिया हमको देगा। इनफैक्ट ये भी हो सकता है, आप ये भी देख सकते हैं कि जो अमेरिकन एलाइज़ है, पहले जापान भी हो सकता है भारत को सपोर्ट करे। एनीथिंग कैन हैपन क्योंकि सबको मालूम है कि जब भारत के अंदर पैसे लगे रहते हैं, तो भारत की इकोनॉमी से सबके इंटरेस्ट डिटरमाइन होते हैं। तो सिर्फ़ एक टर्की का इरादा है कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को यूज़ करके भारत को घेरे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये एक ग्लोबल चाइनीज़ चेकर्स जैसा गेम है। इसके अंदर सिचुएशंस हमेशा चेंज होती रहेगी। तो भारत ने भी सारी सिचुएशंस के हिसाब से वो तैयारी कर रहा है डिप्लोमैटिकली, मिलिट्रीली और जिस हिसाब से आप वेपन्स देखते हैं कि हमने अभी 70,000 करोड़ की हम सबमरीन खरीदने वाले हैं। 97 जेट्स का हमने ऑर्डर दे दिया है। हमने 5th जनरेशन फाइटर इंजन के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। हमने अभी एक तरह से हमारा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को निकाला है। हुँ। इसके लिए भी तो हमने अग्नि का टेस्टिंग भी किया है वापस। आप सोचिए हम अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग किया है जिसमें एमआईआरवी टेक्नोलॉजी है। मतलब एक ही मिसाइल में 10 वॉरहेड हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ इसके लिए किया जाता है ताकि आप दुश्मन को चेता सको कि हम आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, हमारे पास ये वेपन सिस्टम्स हैं, अगर आपने मस्ती की तो हम आपको रियल टाइम डेमोंस्ट्रेशन दे देंगे। ये सब चीज़ ये सब चीज़ इसके लिए किया जाता है ताकि वॉर को अवॉइड किया जाए, वॉर को रोका जाए। बिल्कुल और ये बड़ा चैलेंज ज़रूर है भारत के लिए इंडियन ओशन रीजन में और इसको किस तरह से भारत काउंटर करेगा। वैसे तो भारत काउंटर कर रहा है लेकिन आगे जो सिचुएशन और चैलेंजिंग होती जा रही है, भारत को एक इंस्टेंट लगता है कि काउंटर स्ट्रैटेजी की भी और लगता है आवश्यकता यहाँ पर नज़र आती है। उमेश जी बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी।